नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कह सकते हैं आई ओपनिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हमारे पास है 25 मार्च 2026 की एक बेहद अहम रिपोर्ट, अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी सीआरएस की इन फोकस रिपोर्ट। देखिए, इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है ना, वो सिर्फ कुछ सूखे आंकड़े नहीं है। ये दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति को समझने की एक बहुत ही जरूरी चाबी है। एक ऐसा दस्तावेज जो सतह के नीचे चल रही हलचलों को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इन तथ्यों की गहराई में उतरते हैं। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही तीखे सवाल से। वो सवाल जिसने इस पूरी रिसर्च की नींव रखी। क्या 2026 में भी पाकिस्तान आतंकवाद के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नया सवाल तो है नहीं, लेकिन यकीन मानिए, आज हम जिन तथ्यों को टटोलने वाले हैं वो इस पुरानी भू राजनीतिक पहेली को एक बिल्कुल नए नजरिए से हमारे सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या होगा। हम इस रिपोर्ट को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, 2026 सीआरएस रिपोर्ट क्या है। दूसरा, बहुस्तरीय आतंकी इकोसिस्टम। तीसरा, प्रमुख सक्रिय आतंकी संगठन। चौथा, सरकार की असंगत कार्यवाही। और पांचवा, जमीनी वास्तविकता की बारीकियां। तो बस इसी स्ट्रक्चर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं 2026 की सीआरएस रिपोर्ट, यानी उस स्रोत को समझना जहां से ये सारी जानकारी आ रही है। अब ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी सीआरएस आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम थिंक टैंक नहीं है। ये अमेरिकी कांग्रेस की अपनी रिसर्च विंग है। जब भी अमेरिकी सांसदों को किसी बड़े भू राजनीतिक मुद्दे पर कोई नीति बनानी होती है, तो वो इन्हीं की रिसर्च पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि सीआरएस अपनी तथ्यात्मक निष्पक्षता के लिए जानी जाती है। इनका काम किसी एजेंडे को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि जो सच है, भले ही वो कितना भी कड़वा या नीरस क्यों न हो, उसे टेबल पर रखना है। इसीलिए जब वॉशिंगटन से ऐसी कोई इन फोकस रिपोर्ट बाहर आती है, तो उसे पूरी दुनिया में बहुत सीरियसली लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। एक बहुस्तरीय आतंकी इकोसिस्टम, या कहें इस पूरे खतरे की असली बनावट क्या है। रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा कंक्लूजन है ना, वो एकदम सीधा है और सच कहूं तो एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि तमाम सरकारी ऑपरेशनों के दावों के बावजूद पाकिस्तान अभी भी कई तांत्रिक संगठनों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। सुरक्षित पनाहगाह या सेफ हेवन, इसका मतलब सिर्फ छिपने की जगह नहीं होता। इसका मतलब है वो जगह जहां से ये संगठन बेखौफ होकर अपनी प्लानिंग करते हैं, पैसा जुटाते हैं और बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15 प्रमुख और पूरी तरह से एक्टिव आतंकी संगठन आज भी वहां से काम कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। 15 अलग अलग बड़े नेटवर्क्स, जिनकी अपनी अपनी लीडरशिप है, अपना एक पूरा सिस्टम है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये कोई छोटी मोटी स्थानीय गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी मशीनरी है जो लगातार अपना काम कर रही है। लेकिन रुकिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये 15 संगठन कोई एक ही टाइप के नहीं है। रिपोर्ट ने इस पूरे खतरे को 5 अलग अलग बहुत ही स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज में बांटा है। सोचिए, एक ही जगह पर अल कायदा जैसे ग्लोबल ग्रुप्स भी हैं, अफगानिस्तान पर फोकस करने वाले गुट भी हैं, भारत और कश्मीर को टारगेट करने वाले संगठन भी हैं, सांप्रदायिक यानी शिया विरोधी समूह भी हैं, और उनके अपने घरेलू चरमपंथी भी। मतलब ये एक पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम है। हर ग्रुप का अपना एक अलग एजेंडा है जो इस पूरे जाल को और भी ज्यादा उलझा देता है। चलिए, तीसरे सेक्शन पर आते हैं, प्रमुख सक्रिय आतंकी संगठन, यानी इस रिपोर्ट में जिन खास नामों पर फोकस किया गया है उनकी मैपिंग। अगर हम रिपोर्ट में दिए गए विशिष्ट नामों की बात करें, तो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे संगठन प्रमुखता से सामने आते हैं। इन सबका मेन टारगेट क्या है? भारत और जम्मू कश्मीर। और सबसे बड़ी बात, ये कोई ऐसे वैसे नाम नहीं है। अमेरिका ने इन्हें बाकायदा विदेशी आतंकी संगठन यानी एफटीओ घोषित किया हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र के बैन भी इन पर लगे हुए हैं। इतने कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद इनका सक्रिय रहना ये साफ दिखाता है कि इस पूरे सिस्टम की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब हम पहुंच गए हैं चौथे सेक्शन पर, सरकार की असंगत कार्रवाई, या कह लीजिए पॉलिसी का एक बहुत बड़ा विरोधाभास।
अब यहाँ एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि हैरान करने वाला पैटर्न सामने आता है। रिपोर्ट बताती है कि स्टेट की जो पॉलिसी है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट यानी असंगत है। एक तरफ तो कुछ खास गुटों के खिलाफ एकदम सख्त मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य नेटवर्क्स को लेकर रवैया पूरी तरह से नरम दिखाई देता है। अब आप ही सोचिए, कुछ पर भारी हथौड़ा और कुछ को खुली छूट। यही वो सिलेक्टिव अप्रोच है जिसकी वजह से कुछ संगठन आज भी वहां मजे से फल फूल रहे हैं। और ये कोई आज या कल की बात नहीं है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1980 के दशक में जिन संगठनों ने सिर उठाना शुरू किया, उन्होंने अगले कई दशकों तक खुद को वहां पूरी तरह से स्थापित कर लिया। जनरेशन दर जनरेशन ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है। और आज 2026 में सीआरएस रिपोर्ट उसी दशकों पुरानी समस्या के लगातार बने रहने की पुष्टि कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रक्चरल, ऐतिहासिक दिक्कत है जिसे किसी एक छोटे-मोटे ऑपरेशन से रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। और अब हमारा आखिरी 5वां सेक्शन, वास्तविकता की बारीकियां यानी सुर्खियों से परे की हकीकत, क्योंकि इस मुद्दे को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना काफी नहीं है। देखिए, किसी भी रिपोर्ट को ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ कुछ अहम चेतावनियां हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट पूरी संवेदनशीलता से ये बात क्लियर करती है कि पूरा का पूरा देश या वहाँ की आम जनता आतंकवाद का समर्थन नहीं करती। और सबसे दुखद विडंबना तो ये है कि वो देश खुद अपने ही पाले हुए इस घरेलू आतंकवाद का बहुत बड़ा शिकार रहा है। वहाँ के आम लोगों ने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। तो जो असली प्रॉब्लम है वो आम लोगों में नहीं, बल्कि उन विशिष्ट नेटवर्कों के खिलाफ ठोस और एक समान कार्रवाई की कमी में छिपी है। इन सारी बातों, इन सारे विरोधाभासों को समेटते हुए सीआरएस रिपोर्ट ने एक बहुत ही परफेक्ट और सटीक टर्म का इस्तेमाल किया है, एक बहुस्तरीय आतंकी इकोसिस्टम, यानी एक मल्टी लेयर्ड टेरर इकोसिस्टम। ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये एक ऐसा जाल है जो घरेलू राजनीति, विदेशी एजेंडे और सांप्रदायिक तनाव, तीनों लेवल्स पर एक साथ काम कर रहा है। ये सब आपस में ऐसे गुंथे हुए हैं कि आप एक तार छेड़ेंगे तो पूरा जाल हिलेला। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के बाद एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आखिर इस इकोसिस्टम से कैसे निपटेगी? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दुनिया के लिए तो एक बड़ा भूराजनीतिक खतरा है ही, लेकिन साथ ही साथ खुद उस देश के लिए भी एक भयानक घरेलू संकट बना हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना होगा, क्योंकि इसी जवाब पर हमारे क्षेत्र की और शायद पूरी दुनिया की सुरक्षा का भविष्य टिका है। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत